तो चलिए आज बात करते हैं टेस्ला और इलॉन मस्क के उस मुआवजे की जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें अदालत का एक ऐसा फैसला है जिसने सबको चौंका दिया। एक अरबों डॉलर का नया अवार्ड है और हाँ, दुनिया के सबसे पावरफुल सीईओज में से एक का ध्यान खींचने की एक जबरदस्त जंग भी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो अदालत का वो नाटकीय फैसला, फिर देखेंगे कि टेस्ला ने इसका जवाब कैसे दिया। उसके बाद हम मस्क के दूसरे बड़े वेंचर्स की दुनिया में झांकेंगे, उनकी पर्सनल फाइनेंस को थोड़ा कुरेदेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2018 में यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कई मोड़ आए हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया दिसंबर 2025 में। डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बड़े बड़े कानूनी एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही नहीं कि $55 बिलियन का वो प्लान सही था या गलत। नहीं, उन्होंने उस पर बात ही नहीं की। उनका पूरा फोकस एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पर था। सवाल ये कि भाई, आप किसी डील को सिर्फ इसलिए कैसे कैंसिल कर सकते हैं जब सामने वाला अपना काम कई साल पहले ही पूरा कर चुका हो। बस इसी एक बात पर पूरा फैसला टिका। और इसी बात के लिए एक कानूनी शब्द है, स्टेटस को एंटे। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब है चीजें जैसी पहले थीं। कोर्ट का कहना था कि अब टेस्ला और मस्क को 2018 वाली स्थिति में वापस ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि मस्क तो डील के अपने हिस्से का काम कर चुके हैं और कंपनी को जबरदस्त वैल्यू भी दे चुके हैं। और इस फैसले का असर पैसों पर भी दिखा, और क्या जबरदस्त दिखा। जो वकील केस जीते थे उनकी फीस देखिए, पहले उन्हें मिलने थे $345 मिलियन, जो घटकर सिर्फ $55 मिलियन रह गए। मतलब लगभग 85% की कटौती। इससे साफ हो गया था कि पासा पूरी तरह से पलट चुका है। तो कोर्ट के इस फैसले ने एक्सपर्ट्स को एक उलझन में डाल दिया। जैसा कि जो ग्रैंडफेस्ट ने कहा, हम जानते हैं कि जवाब क्या है, पर हम ये नहीं जानते कि क्यों। मतलब नतीजा तो सबके सामने है, पर वो $55 बिलियन का प्लान असल में फेयर था या नहीं, इस पर कोर्ट की असली राय क्या थी, ये राज ही रह गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैसले के आने से पहले टेस्ला क्या कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय टेस्ला का बोर्ड चुप नहीं बैठा था। नहीं, उन्होंने अगस्त 2025 में ही एक बड़ा और प्रोएक्टिव कदम उठा लिया था। उन्होंने बनाया 2025 सीईओ इंटरिम अवार्ड। इसे आप एक तरह का बैकअप प्लान या ब्रिज पेमेंट कह सकते हैं। आइडिया ये था कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, मस्क को टेस्ला में टिके रहने का मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, इसमें एक शर्त भी थी कि उन्हें एक ही परफॉर्मेंस के लिए 2 बार पेमेंट ना मिले, मतलब कोई डबल डिपिंग नहीं। और उन्होंने शेयर होल्डर्स को एक लेटर में साफ साफ कहा भी कि ये कोई नया बोनस नहीं है, ये तो 2018 में जो डील हुई थी उसे सम्मान देने के लिए एक गुड फेथ पेमेंट है। आखिर एक सौदा तो सौदा होता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये गुड फेथ पेमेंट कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इसकी अकाउंटिंग वैल्यू करीब $24 बिलियन थी, एक बहुत बड़ी रकम। तो सवाल उठता है कि बोर्ड को इसे बनाने की इतनी जल्दी क्यों थी? इसका जवाब टेस्ला के बाहर है। बोर्ड की इस जल्दबाजी को समझने के लिए हमें तेजी से फैल रहे इलॉन इकोसिस्टम पर नजर डालनी होगी। शेयर होल्डर लेटर में ये बात बिल्कुल साफ लिखी थी। उनका मकसद था इलॉन को टेस्ला में बनाए रखना और उनका पूरा फोकस कंपनी पर बनाए रखना, क्योंकि आज की दुनिया में खासकर एआई टैलेंट के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और मस्क का ध्यान भटकने नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले तो है XAI, मस्क की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। इसने अभी 20 बिलियन डॉलर की जबरदस्त फंडिंग उठाई है। मतलब रातों रात ये एआई की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। फिर आता है SpaceX, जो 2026 में अपना IPO लाने की तैयारी में है और इसका वैल्यूएशन सुन के होश उड़ जाएंगे, $1.5 ट्रिलियन। अंदाजा लगाइए, ये रातों रात दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन जाएगी, शायद टेस्ला से भी बड़ी। और ये तो सिर्फ 2 बड़े नाम हैं, SpaceX, XAI, Neuralink, X, द बोरिंग कंपनी। ये सब मस्क का ध्यान खींच रहे हैं और टेस्ला का बोर्ड ये बात बहुत अच्छे से जानता है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई है इलॉन मस्क के समय और उनके फोकस की। चलिए
अब इस पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को मस्क की पर्सनल फाइनेंस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यहीं पर इस कहानी का एक और जरूरी पहलू छिपा है। पब्लिक में जो जानकारी है उसके हिसाब से मस्क के पास जो टेस्ला के शेयर्स हैं, उनमें से करीब 58% शेयर्स पर्सनल लोन के लिए गिरवी रखे हुए हैं। मतलब वो अपने ही शेयर्स पर भारी कर्ज उठा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े स्टॉक अवार्ड्स हैं, ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये उनके लिए फाइनेंशियल टूल है। इन्हीं से उन्हें अपने दूसरे वेंचर्स के लिए पैसा और लोन के लिए गारंटी मिलती है, जैसा कि एक्स को खरीदने के वक्त हुआ था। इन अवार्ड्स के बिना उनका पूरा बिजनेस एम्पायर चलाना मुश्किल हो सकता है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, कोर्ट का ड्रामा, टेस्ला की स्ट्रैटेजी, मस्क की दूसरी कंपनियां और उनका पर्सनल कर्ज, तो आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? तो देखिए, सार ये है। पहला, $55.8 बिलियन का पे पैकेज किसी मेरिट पर नहीं बल्कि एक कानूनी तकनीकी पेच की वजह से बच गया। दूसरा, टेस्ला अपने ही सीईओ का ध्यान अपनी कंपनी पर बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तीसरा, मस्क की दूसरी कंपनियां अब खुद टेस्ला जितनी बड़ी हो रही हैं और उनका ध्यान खींच रही हैं। और आखिर में मस्क की पर्सनल फाइनेंस की वजह से ये स्टॉक अवार्ड्स उनके पूरे बिजनेस एम्पायर के लिए बेहद जरूरी हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब टेस्ला के बोर्ड और उसके इन्वेस्टर्स को आने वाले वक्त में ढूंढना होगा। सवाल ये है कि जब एक ही राजा के इतने सारे साम्राज्य हों, तो टेस्ला के लिए अपने राजा के ध्यान की असली कीमत क्या